नमस्कार, ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया देश के नंबर 1 शो ताल ठोक के का। यूपी में हार के बाद अखिलेश और मायावती के रास्ते अलग अलग हो गए हैं और मोदी की प्रचंड जीत के 12 दिन बाद ही इस गठबंधन की आप ये समझिए आज 13वीं हो गई है। 12 जनवरी 2019 को वो तस्वीरें मायावती अखिलेश की दोस्ती पार्ट 2 और 4 जून यानी कि आज की तारीख, आज आप कह सकते हैं नतीजों के 12 दिन बाद इस गठबंधन की 13वीं हो गई है। यूपी उपचुनाव से पहले एसपी बीएसपी के गठबंधन पर ब्रेक लग गया है। हालांकि ये टेम्परेरी ब्रेक का है। मायावती ने हार के लिए अखिलेश के वोट बैंक को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में अखिलेश यादव ने रास्ते अलग होने पर सबको बधाई दे दी। आखिरकार ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी सही साबित हुई, मोहर लग गई। वो भविष्यवाणी पहले आप सुनिए। बेर और कैर साथ आए हैं तो इनका टूटना भी तय है। इनकी एक्सपायरी डेट 23 तारीख शाम को पक्की है। 23 को नतीजा आएगा, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि 23 मई एक्सपायरी डेट है इस गठबंधन की। शाम होते होते 12 दिन बाद गठबंधन टूट रहा है, कुर्ता फाड़ा लड़ाई होगी। अब ये सब देखना होगा क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 5 बड़े सवाल कौन से रहेंगे उस पर एक बार जल्दी से नजर, आप डिबेट समझ जाएंगे कि 12 दिन में गठबंधन घोटाले का क्या पर्दाफाश हो गया। ये गठबंधन घोटाला था, ये वोटर्स के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड था। महागठबंधन की महामिलावट का भांडाफोड़ हो गया क्या? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, मोदी हैं तो महामिलावटी गठबंधन नामुमकिन है क्या? सवाल नंबर 4, माया अखिलेश ने किया जनादेश से धोखा। यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि जब साथ चाहिए था, जनता को बेवकूफ बनाकर जनता से फ्रॉड किया गया, जनता को ठगा गया, वोट ले लिए और अब अलग हो गए। ये क्या सबसे बड़ा धोखा है? और मोदी ने बनाया गठबंधन मुक्त भारत। ये 5 बड़े सवाल। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। संबित, स्वागत आपका। मेरे साथ अरविंद निषाद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में है। प्रोफेसर बद्री नारायण है और साथ ही मेरे साथ सुधीर मिश्रा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। सबसे पहले संबित पात्रा, आप ही से मेरा सवाल, भविष्यवाणी सही साबित हुई? 23 मई एक्सपायरी डेट वही हुआ, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता नजर आ रहा था कि मिशनरी बनाने की जरूरत है, समाजवादी पार्टी के चक्कर में हार गई मायावती। देखिए, ये तो होना ही था और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़े कालखंड में भारत की राजनीतिक सच्चाइयों को देखा है, परखा है और इसीलिए उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि आखिर ये गठबंधन माया है और जब ये पूरे प्रचार समाप्त हो जाएंगे, 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा किस प्रकार का एक दूसरे के ऊपर लठ बजाना होगा। 2-3 चीजें यहां समझने की आवश्यकता है। जहां तक मायावती जी का संबंध है, बीएसपी की राजनीति कैसी थी? खुद मायावती जी कहती थी डीएम पॉलिटिक्स, डी फॉर दलित और एम फॉर मुस्लिम। मैं डीएम पॉलिटिक्स करती हूं। बहुत वर्षों तक मुलायम सिंह यादव जी का नारा था एमवाई पॉलिटिक्स। खुद मीडिया कहती थी वो एमवाई, मुस्लिम और यादव पॉलिटिक्स करते हैं। देश बदल चुका है। 21वीं शताब्दी का भारत ये डीएम और एमवाई से आगे डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, डीपी पॉलिटिक्स की ओर गया है और इस यथार्थ को ना तो मायावती समझ पाई और ना ही अखिलेश जी समझ पाए। दोनों को लग रहा था कि ये जो जातिवादी राजनीति है, इसमें लोग भेड़ बकरी के बराबर है। मैं अपने लोगों को इस तरफ हाँक दूंगी और यादवों को अखिलेश जो है वो उस तरफ हाँक देंगे और एक गणित बनेगा जिससे हम जीत जाएंगे। देखिए, ये चुनाव गणित का चुनाव नहीं रहा, अरिथमेटिक का चुनाव नहीं रहा, ये चुनाव केमिस्ट्री का रहा। गणित हार गई और केमिस्ट्री जीत गई। दूसरी बड़ी बात है, देखिए, बहुत वर्षों तक हिंदुस्तान की राजनीति में लाभ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द था कि यादवों का लाभ सपा को मिलेगा, जाटवों का लाभ बसपा को मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति चलती थी। पहली बार यह हुआ है कि सरकार में रहते हुए जिन लोगों को लाभ मिला वो लाभार्थी कहलाए, जिनको गैस सिलेंडर मिला, जिनको सड़क मिली, जिनको घर में आवास योजना मिला और उन लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। ये हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन संबित, कुछ लोग भविष्यवाणी इसी तरह की ऑपोजिशन भी कर रहे हैं। ऑपोजिशन वाले भविष्यवाणी नीतीश की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं इस तरह की। दूसरा धोखा नीतीश, जेडीयू। नीतीश जी ने खुद ना
नहीं, नीतीश जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऑल इज वेल, ये गठबंधन चल रहा है, सब कुछ सही है। स्वाभाविक है, जिन लोगों की हार हुई है वो इसी प्रकार की भविष्यवाणियां करेंगे। वो तो भविष्यवाणी कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर एनडीए नहीं जीतेगी। वो तो भविष्यवाणी कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी एक्सपायरी डेट प्राइम मिनिस्टर हैं। वो तो भविष्यवाणी कर रहे थे कि मायावती जी या ममता जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो तो भविष्यवाणी कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या हुआ उनका भविष्यवाणी? देखिए, वो सच्चाई और यथार्थ में नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपको अपने थोड़ा क्लैरिफाई करने की जरूरत है? जनता के बीच मैसेज जा रहा है। मैं अभी एक गिरिराज सिंह का ट्वीट देख रहा था, वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं इफ्तार का। गिरिराज सिंह टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार को। केसी त्यागी कह रहे हैं गिरिराज सिंह पर कार्रवाई हो। मैसेज थोड़ा गलत जा रहा है जनता में कि आप लोगों में भी ऑल इज नॉट वेल। देखिए, वो एक कहावत था ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जब इतना बड़ा गठबंधन होता है और इतने बड़े मैंडेट के साथ सरकार आगे बढ़ती है तो कई छोटी छोटी चीजें ट्विटर पे, सोशल मीडिया में होती रहती है। वो एक समग्र आइडिया को, वो एक समग्र विषय को, विमर्श को रखती नहीं है। समग्र विषय और विमर्श इतना ही है कि भारत की राजनीति 21वीं शताब्दी में पहली बार नरेंद्र मोदी जी के कारण, अमित भाई शाह के कारण ये बदल गई है। हाँ, इसमें मिलके विश्वास के साथ सबका साथ लेते हुए बढ़ने की नीति है। नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी, ये लोग परिपक्व लोग हैं। वो इस प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। ठीक, परिपक्व लोग हैं। ठीक है, मेरे साथ प्रोफेसर बद्री नारायण है। पहले मैं उनका एक बार रुक कर लेता हूं, बहुजन चिंतक भी हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण, मायावती ने क्या गेस्ट हाउस कांड का बदला ले लिया क्या? ये फायदे में वो रही, 0 से 10 वो पहुंच गई, सारा फायदा मायावती को मिला। अखिलेश यादव शुरुआत से ही सरेंडर की मुद्रा में रहे, तमाम कुर्बानियां उन्होंने दी। आरएलडी के लिए भी एक सीट छोड़नी थी, वो अखिलेश ने छोड़ी। मतलब सीटें भी ले गई और सुना भी गई अखिलेश यादव को। बदला पूरा हुआ गेस्ट हाउस कांड का। प्रॉब्लम है वो है अखिलेश की। अखिलेश की प्रॉब्लम यह है कि जो एमबीसी जातियां हैं, जो 40 के 50 के आसपास हैं, वहां भी उनका उस तरह से वो नहीं है, प्रभाव नहीं है। वहां भी बीजेपी के लिए स्पेस खाली था और बीजेपी ने उसमें प्रवेश किया। लेकिन अब देखिए कि क्या हो रहा था चुनाव में। ये आज नहीं, ये कपड़ा फाड़ आज नहीं हो रहा है जो मोदी जी ने कहा। ये चुनाव के दिनों में जब हम लोग घूम रहे थे तो बीएसपी के रैली के समय एसपी के जो कैडर्स हैं वो उनके गालियां दे रहे थे। एसपी के रैली जो हो रहा था उन कैंडिडेट के, वहां बीएसपी के लोग गालियां दे रहे थे। क्योंकि दलित और जादव एक लैंड होल्डर कम्युनिटी है और दलित उनके खेतों में काम करते हैं। तो एवरीडे लाइफ में इतने कॉन्ट्रडिक्शन है, सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि उनका समन एक लंबे प्रयास से मेरे ख्याल से प्रोफेसर बद्री नारायण, विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, जो हुआ नहीं। बिल्कुल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा सवाल जो है आशुतोष मिश्रा आपसे है, ये तो जनता को बेवकूफ बनाना हुआ ना, ये तो फ्रॉड है। ये तो सियासत का, राजनीति का सबसे बड़ा अधर्म आप कह लीजिए। वोट चाहिए थे, आप लोगों ने हाथ मिला लिए। ये स्वार्थ का साथ था, जनता को बेवकूफ बनाया, फ्रॉड किया। वोट लेके आप लोगों ने एक दूसरे से कन्नी काट ली। ये तो जनता के साथ धोखा है ना सर। देखिए, चाहे यूपी हो चाहे बिहार, आपको दोनों जगह यही चीजें नजर आ रही हैं। क्या हुआ यहाँ पे अगर मायावती, अभी प्रोफेसर साहब पूछ रहे थे, तो यहाँ पे मायावती के तो 19.2% वोट हैं और पिछली बार शायद 19.6 थे, तो उनको ज्यादा लॉस नहीं है। ज्यादा लॉस अखिलेश यादव को है। तो अब मायावती को ये लगा कि भाई वो तो जो है मौसमी चिड़िया हैं, उगते सूरज को प्रणाम करती हैं। यूपी में कांग्रेस के साथ नहीं होंगी लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में होंगी। तो यहां उनको लगा कि ये अखिलेश यादव थोड़ा सा डेडवेट हो गए हैं, तो उनको कर दिया, डंप कर दिया। ऐसे ही आप बिहार में चले। मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूं। भाजपा, मैं कह रहा हूं ऐसे महामिलावटी जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो रही थी, वो तो जगह नहीं मिली ना कांग्रेस को। ऐसे महामिलावटी लोगों का बहिष्कार होना चाहिए सियासी रूप से। ये तो फ्रॉड है। बिहार से शुरू करें, बिहार में भी तो यही हो रहा है। आप देखिए, हो गया क्या? अब लड़ रहे हैं ना नीतीश कुमार। नहीं हुआ ना अभी। जब होगा मैं करूंगा, मुझे सीट जब होगा मैं करूंगा। आज आप यूपी की बात करिए, दोनों जगह जब होगा मैं करूंगा। आज आप यूपी की बात करिए। डर अब क्यों डर लग रहा है मायावती के खिलाफ बोलने में? मायावती के खिलाफ ही मैं वही कह रहा हूं, ये तो फ्रॉड है। मैंने क्या कहा कि वो तो उगते हुए सूरज को, ये गठबंधन घोटाला था जो आप लोग करने की कोशिश कर रहे थे। जहां पे उन्होंने यूपी में उन्हें लगा कि कांग्रेस को साथ नहीं रखेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में साथ रहती है। तो ये गठबंधन घोटाला कर रहे थे ना, ये तो गठबंधन घोटाला हुआ ना आप लोगों का। जितने क्षेत्रीय दल है, अब विकास किया है इसलिए मुझे वोट देना। अभी भी उनको, वो जानते हैं कि उनके पास सबका ना साथ है, इसीलिए वो सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं जातियों की, तो निषाद पार्टी को साथ क्यों लिया इन्होंने यूपी में?
क्यों इन्होंने अनुप्रिया पटेल को साथ लिया? जाति एक सच्चाई है। यहां पे क्या हुआ कि जो है, जो बाकी बातें हुई, जैसे पुलवामा हुआ, फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारा, ये चीजें हुई जो जिसकी वजह से जो इलेक्शन का नैरेटिव था वो जो है डेवलपमेंट पे नहीं हुआ। आपने इलेक्शन के बाद ये फिगर्स क्यों रिलीज करी कि 45 साल के से सबसे ज्यादा बदतर हालत है जहां तक जॉब नौकरियों का सवाल है, जो हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली विश्व में इकोनॉमी, ये इलेक्शन के लिए छुपाया, क्योंकि इलेक्शन में जो चीजें आदमी को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे थे वो छिपा ली गई और बात करी गई। अच्छी चीज है ना, अगर जाति पर वोट नहीं पड़ा, जिसमें कि जो एक टेररिस्ट अटैक था जिसके लिए कि सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए था और वो उसके नाम पे वोट मांग रहे थे। क्या बेहतर, जाति पर वोट पड़ना या राष्ट्रवाद पर वोट पड़ना, क्या बेहतर? राष्ट्रवाद पे वोट नहीं पड़ा, बस आप अपनी राष्ट्रवाद पे वोट नहीं पड़ा। पड़ा। अच्छा है कि लोग राष्ट्रवाद पर वोट पड़ रहे हैं, जाति पर नहीं कर रहे हैं। आपने जहां पे आपकी गलती की वजह से राष्ट्रवाद ने जाति की दीवार को गिरा दिया और आप लोगों को हर टेररिस्ट का नाम था कि इस यूनिवर्सिटी में ये मौलाना पढ़ा रहा था, वो पढ़ा रहा था, और एक आदिल अहमद दर जिसने कि हमारे 45 से बल्कि 50 जो है सीआरपीएफ के जवानों को उड़ा दिया, उसका नाम आपके पास नहीं था। इसकी किस रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी गई? नहीं करी गई, और वोट मांगे गए उन्हीं शहीदों के नाम पे। उसी वजह से जो है गरीबों का ध्यान हटाया गया कि भाई देश को खतरा है। इस उसमें जो है ये बात ठीक है। संबित मेरे ख्याल से काउंटर। हाँ संबित, देखिए, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, मुझे बड़ा दुख है। आशुतोष जी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, वैसे आपके पैनल में आज बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं। देखिए, जब तक हम यथार्थ और हकीकत को आत्मसात नहीं करें और सच्चाई को नहीं समझे, तब तक भविष्य में कभी भी जीत की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। देखिए, यहां आशुतोष जी ने कहा कि नौकरी सबसे कम पर है, और नौकरी की बात प्रधानमंत्री ने और इस सरकार ने छुपा दिया। कैसे छुपा सकते हैं? अगर अमन भाई आप और मैं बेरोजगार हैं तो कोई छुपा कैसे सकता है कि हम बेरोजगार हैं? अगर आप और मैं भूखे हैं, अगर हमारे घर में शौचालय नहीं है, हमारे घर में बिजली नहीं है, कोई इसको छुपा सकता है क्या? नहीं छुपा सकता है। देखिए, जहां तक चुनाव का विषय है, चुनाव कई विषयों का सम्मिश्रण होता है। हाँ, उसमें नेशनलिज्म भी होता है, नेशनल सिक्योरिटी भी होता है, बिजली भी होती है, पानी भी होती है, चूल्हा भी होता है, शौचालय भी होता है। और जब इन सबका अनुपात सही होता है तब जाके वो पार्टी जीतती है। अगर आपके घर में किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी गई, आपके घर में बिजली नहीं रहती है 24 घंटे, तो आप चाहे नेशनलिज्म करते रह जाओगे, लोग आपको वोट करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, कम से कम इस चुनाव के बाद वो खान मार्केट गैंग, खान मार्केट से बाहर निकलकर रेडी पटरी पे बैठ के चाय पिए और हिंदुस्तान की हकीकत को जानने की कोशिश करें। प्रोफेसर बद्रीनारायण, ये जो चीजें कही जाती हैं कि जाति और धर्म की दीवार को गिरा दिया राष्ट्रवाद ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक्चुअली ऐसा है भी? अगर है तो वही क्या क्योंकि उसके बावजूद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही दिख रहा था कि यादव, मुसलमान, दलित वो हमारे पास नहीं आ रहा। जैसे वो बपौती है यादव वोट बैंक, तो उन्हीं को वोट देगा, किसी को देगा नहीं। दलित जैसे बपौती हो गई मायावती की, वो दलित कहीं और जा ही नहीं सकते हैं। हम कह रहे हैं जाति की दीवार गिरा दी प्रधानमंत्री ने, ऐसा है या नहीं आपके हिसाब से, प्रोफेसर बद्रीनारायण? नहीं, देखिए अमन, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और जो मुझे लगता है कि जाति की दीवार, जाति को के बरक्स, यानी कास्ट पॉलिटिक्स, जो यादव, जाटो और मुस्लिम्स का एक अलायंस बनने की बात थी, उसके बरक्स बीजेपी ने एक बड़ा सोशल अलायंस खड़ा किया। ये सोशल अलायंस भी जातियों का ही समुच्चय था, और उसमें जातियां अपनी तरह से काम कर रही थी। जैसे अपना दल के साथ कोलैबोरेशन का अलायंस था, फिर उसके बाद छोटी छोटी जातियों पर काम करना। आपको पता है ये जो सुविधाएं हैं, ये उज्ज्वला वगैरह, हम लोग उन गांवों में, बस्तियों में गए थे, ये टारगेट करके छोटी छोटी दलित जातियों तक पहुंचाई गई हैं। तो ये टारगेटेड स्ट्रेटेजी है इन जातीय समूहों को अपने साथ जोड़ने का, विकास के रास्ते से। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन कास्ट हमारी राजनीति के स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और लेकिन दुखद यह है कि मायावती और अखिलेश अभी भी कास्ट के जो पुराने अर्थ हैं उसमें फंस के रह गए हैं, और वो आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। आइडेंटिटी के साथ एस्पिरेशन का एक बड़ा विकास हुआ है जातियों में, और वो आइडेंटिटी का ही एक्सटेंशन है। लेकिन उसमें एक मटेरियल जो क्वालिटी लाइफ है, उसकी चाहत,
जो पहले शक्ति नहीं थी इन जातियों में। पहले ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हम एक अच्छा जीवन जिए। अब इन जातियों ने एक अच्छा जीवन जीने की कल्पना कर ली है। लेकिन कास्ट फैक्टर वाली दीवार गिरी, इसीलिए मेरे ख्याल से मायावती ने ये कहा कि मतलब यादव उन्हीं की पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से वो कह रहे थे कि अपनी पत्नी को तो जिता नहीं पा रहे। देखिए यादव, मुझे क्या जिताएंगे? वो जो डिम्पल यादव जो हार गई, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव सब हार गए। बात तो नहीं है, लेकिन दीवार गिरने जैसी बात तो नहीं है, लेकिन दीवार छोटी जरूर हो गई है, छोटी हुई है। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग फील्ड में घूम रहे थे तो लोग कहते थे हम जागृत यादव हैं, हम बीजेपी को वोट करेंगे, तो एक जागृत यादव शब्द आ गया। ऐसे ही तो ऐसा जाटवों में भी हुआ कि एक तबका पैदा हुआ जो एस्पिरेशनल है और जिसने बीजेपी को वोट दिया। तो बीजेपी ने इन जातियों में भी डेंट किया और उसके लिए एक नया उसके भीतर एक एस्पिरेशनल कम्युनिटी पैदा हुई और जिसने वोट। लेकिन उनसे भी बड़ी बात है कि जिन जातियों में ये पहुंचे ही लेकिन फायदे में तो मायावती रही ना, सुधीर मिश्रा निर्माण करना। सुधीर मिश्रा फायदे में मायावती। अब गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर, श्रावस्ती, लालगंज, ये सारी यादव बहुल्य सीट है ना। ये सारी यादव बहुल्य सीट जीती मायावती ने, जीती। फिर भी वो कह रही है यादवों ने वोट नहीं किया, bल्कि शायद उल्टा हुआ। मायावती का दलित वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ अखिलेश के पास, वो चला गया बीजेपी के पास। उल्टा हुआ है मेरे ख्याल से। ये पीसी करनी चाहिए थी अखिलेश को, कर गई मायावती। मुझे लगता है कि गठबंधन के दौरान जब भी चुनाव की रैलियां हुई और प्रचार में जब भी मायावती जी और अखिलेश यादव साथ में हुए, उस समय कई बार मुझे लगा ऐसा कि यादवों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो मंच पे पैर छूने वाली बातें हों या उसके बाद यादवों को फिरोजाबाद बेल्ट में अनुशासन सिखाने की बातें हों। तो हाँ, वहां पर देखिए किस तरह से, और नीचे नीचे बहुत उसको लेके खदबदाहट थी। लोग नाराज हो रहे थे इन बातों से कि कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं हमारे बड़े नेता मंच के ऊपर जो हमारा अपमान हो रहा है। इसके बावजूद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती, उसमें निश्चित तौर पे ये लगता है, महसूस होता है कि यादवों का वोट भी उनको गया होगा। लेकिन एक बात मैं यहां भी प्रोफेसर बद्री नारायण जी जो बोल रहे थे उससे थोड़ी मेरी असहमति है कि टारगेटेड था, मतलब कि कुछ जातियों को या कुछ लोगों को जो डेवलपमेंट किया। मैं आपको बताता हूं, हम लोग काफी क्षेत्रों में गए और हमने जाके चुनाव दौरा किया और बातें की, और अभी इलेक्शन के बाद भी और पहले भी बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने वोट दिया है। खासतौर से जो गरीब मुस्लिम है वो उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, क्योंकि उनको डेवलपमेंट हो रहा है। तो जाति और मजहब दोनों का वो ब्रेक हुआ है इसमें। और अगर कोई सर्वे करे, कोई कंपनी रिसर्च करे, खासतौर से उन बूथों पर जहां पर ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, तो आपको नतीजे सामने पता चल जाएंगे साफ साफ कि गरीबों की कोई जाति और कोई भी धर्म नहीं रहा। वो धर्म की बेड़ियां भी टूटी हैं और वोट नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। तो ये जो जाति और मजहब वाली बात है ना, वो डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं कट रही है। और नेशनलिज्म निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा पहलू है। इनका साथ रहना आपके लिए अच्छा था। नेशनलिज्म कुछ स्ट्रांग हुआ है। संबित, इनका साथ रहना आपके लिए एक तरीके से अच्छा था, क्योंकि मायावती का दलित वोट बैंक आपके पास आ रहा था, जहां पर हाथी का निशान नहीं था तो कमल दब गया साइकिल की जगह। तो अब वो बेटर था सिचुएशन या ये बेटर? क्या बेटर आपके लिए? देखिए, एक बात समझना होगा अमन भाई, राजनीति आसान नहीं है। आप बनने के लिए लड़ रहे हैं या आप करने के लिए लड़ रहे हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। जहां तक महागठबंधन का मसौदा है, क्या हो रहा था महागठबंधन में? महागठबंधन में सबको लग रहा था कि एक दूसरे, तू डाल तो मैं पात। वहां अखिलेश सोच रहे थे कि मैं मायावती जी को सेंटर की तरफ धकेल दूंगा, उनको पीएम प्रोजेक्ट करवा देंगे और मैं स्टेट संभाल लूंगा। वहीं मायावती जी को लग रहा था मैं अखिलेश जी के कंधे पर चढ़ के कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की एस्पिरेंट बन जाऊंगी और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊंगी। मगर उल्टा पड़ गया। आप देखिए, पीएम का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है। पी से परफॉर्मेंस और एम से मेहनत होती है। उसके लिए आपको परफॉर्मेंस देना होगा और मेहनत करना होगा। केवल इतना प्रतिशत यादव है और इतना प्रतिशत दलित है, इतना प्रतिशत मुसलमान है, इसलिए मैं पीएम बन जाऊंगी या इसलिए मैं सीएम बन जाऊंगा, इतना आसान अब हिंदुस्तान की राजनीति नहीं रही है। और यही समझ नहीं पाए, ना तो मायावती समझ पाई और न अखिलेश समझ पाए। और राहुल गांधी तो इसको समझते हुए भी जिस प्रकार से उनका पत्ता साफ हुआ है, ये लोग अभी उभर नहीं पाए। लेकिन आपके लिए क्या बेहतर? मेरा सवाल ये था, हिंदुस्तान का एक वाटर मार्क है क्योंकि जो कई सीटों पर इस तरह से चीजें देखने को मिली है संबित, कि जहां हाथी का निशान नहीं था वहां साइकिल, दलित ने साइकिल ना दबाकर कमल दबा दिया।
तो आपके लिए बेहतर स्थिति इन दोनों का साथ रहना या अलग रहना, विधानसभा चुनावों के मद्देनजर या उपचुनावों के मद्देनजर, बेहतर क्या आपके लिए? देखिए, दोनों ही सिचुएशन में बेहतर हमारी सिचुएशन होती। किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि जनता ने मन बनाया था कि नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट देना है और विपक्ष ने मन बनाया था कि नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पे हटाना है। जनता नरेंद्र मोदी का साथ देती, चाहे साइकिल और हाथी एक साथ होते, चाहे साइकिल अलग होती और हाथी अलग होती। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में जनता मोदी का साथ देती, इसलिए किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, यह मेरा मानना है। ठीक है आशुतोष जी, आप लोग तो बच गए, कांग्रेस तो बच गई मतलब एक तरीके से। देखिए, कांग्रेस ने तो जब प्रियंका गांधी को और ज्योतिरादित्य मतलब एक भी नहीं मिलती, मैं इसलिए कह रहा हूं बच गए। एक बची रायबरेली, वो भी नहीं मिलती, इस लिहाज से बच गए। वो तो मतलब कहने वाली बात है, लेकिन वो देखिए उन्होंने तो अपनी ये बात मान ली थी कि हम जो है तैयारी करेंगे 2022 की तैयारी चुनाव की। ये तो किसने किसको धोखा दिया? अखिलेश ने माया को, माया ने अखिलेश को। यहाँ पे जैसे आप अभी पॉइंट आउट कर रहे थे, बड़े सीधी बात है, और मैंने भी कहा कि ये मायावती, अगर आपको याद हो तो इलेक्शन के पहले जब तेलंगाना में इलेक्शन हो रहा था तो मोदी जी कहा करते थे कि ममता सही है, अखिलेश सही, अखिलेश अपनी जगह सही है, ममता बनर्जी की भी बड़ाई करते थे, मायावती की भी करते, कहते थे केवल कि राहुल गांधी और कांग्रेस को वोट ना। यहां तो ये तक कहा जाता था कि 23 मई के बाद नंबर कम हो गए तो मायावती एनडीए में आ जाएंगी। उस संभावना से भी इंकार नहीं था। मेरा सवाल तो सुनिए, किसने किसको धोखा दिया? माया ने अखिलेश को, अखिलेश ने माया को। धोखा तो हुआ, ये तो तय। माया ने अखिलेश को दिया, अखिलेश ने माया को दिया। इस समय तो मायावती अपना जो है उनका काम निकल गया है, तो मतलब मायावती ने दिया, मतलब मायावती ने अभी धोखा क्यों कह रहे हैं? अभी तो उन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी जो है हम ट्राई करना चाहते हैं। तो ये पहली बार होगा कि जब बीएसपी जो है बाई इलेक्शंस लड़ने जा रही है, तो ये जो एक अस्तित्व की लड़ाई है, चाहे जो है मायावती हो चाहे अखिलेश हो, हर क्षेत्रीय दल के लिए। और ये वो अपना देखना चाहती है कि भाई अब तो मोदी मोदी तो आएंगे नहीं, और योगी को शायद वो उनको ये विश्वास है कि हम योगी को एक बार पहले पीट चुके हैं, अब फिर अकेले पीट लेंगे। तो फिर मतलब जो प्रधानमंत्री कहते थे वो सच कहते थे कि आप लोग महामिलावटी लोग हैं, आप लोगों को जनता का कोई फिक्र नहीं है, आप लोगों को स्वार्थ का साथ है, ये महामिलावटी हैं आप जैसे लोग, और जनता ने इसलिए वोट का तमाचा मारा। प्रधानमंत्री भी ठीक कहते थे ना प्रधानमंत्री स्वयं भी तो यही कर रहे हैं। कहां तो बात करते थे कि हम सबका साथ, नहीं महामिलावटी गठबंधन की बात कर रहा हूं। उसके नहीं, वो भी उन्होंने भी तो इतना 36 लोगों का साथ या 39 लोगों को साथ लेके गए थे। वो क्या थे? गेस्ट हाउस कांड वगैरह भूल कर ये जो है आरएसएस मुक्त भारत वालों को साथ लेके जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो आरएसएस मुक्त भारत आज नाराज है कि साहब हमको कैबिनेट में सीट नहीं मिली। तो ये तो जो है चुनाव में तो जो राजनीति में कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट फोर्स। संबित आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अरविंद निषाद देखिए, फिर आपके कंधे पर बंदूक रख के मोदी पर गोली चलाते हैं हमेशा विपक्ष। आपका कंधा अवेलेबल है टू अपोजिशन। हार के सब देखिए हार के सदमे से ये लोग बाहर नहीं निकले हैं। अपनी समीक्षा करने के बजाय दूसरे के घर में क्या चल रहा है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ कोई भी सवाल लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म पर उठाया जाता है। एनडीए इसी प्लेटफॉर्म का नाम है, और एनडीए इसीलिए पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनाया भी गया था। लोकतांत्रिक तरीके से हम सवाल उठाते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से उसका हल भी होता है। एनडीए में हमने सवाल उठाया है, एनडीए के नेता सभी मिल बैठ करके इसका चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी एकदम बिल्कुल मिलकर के लड़ा जाएगा। आप उत्तर प्रदेश की बात, मैं बिहार के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। ये बिहार में कैसे कह रहे हैं शामिल? अगर आप नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि जब भी कोई अलायंस बनता है उसमें पहले तय हो जाता है कि कितने मंत्री बनने और क्या विभाग मिलने हैं। तो क्या जब ये सेंटर में मोदी जी के साथ अलायंस बन रहा था तो वो उसमें ये तय नहीं हुआ था, या जो है मोदी जी अपनी बात से वापस चले गए कि भाई अब तो हम 303 हो गए हैं, ये नीतीश कुमार वगैरह की हमें क्या जरूरत है? क्योंकि ये तो नीतीश कुमार ने कहा था कि अलायंस बनने से पहले नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज और अलायंस। अरविंद निषाद संबित आशुतोष जी धैर्य से 10 सेकंड सुनेंगे। आशुतोष जी धैर्य से 10 सेकंड सुने। नीतीश कुमार जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को बताया और गिनाया। उस समय भारतीय जनता पार्टी को स्वयं का बहुमत नहीं होता था।
सहयोगी दलों को साथ में लेकर के उन्होंने 6.5 वर्षों तक देश में शासन किया और शासन चलाया और एक नमूना पेश किया। आज के वर्तमान संदर्भ में उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है। अपने सहयोगी दलों को उन्होंने एक सांकेतिक भागीदारी के रूप में शामिल करने का सभी फिर आपसे क्षमा चाहूंगा, उन्होंने ये भी कहा था कि अलायंस बनने से पहले नंबर ऑफ मिनिस्टर्स और क्या मिनिस्ट्री मिलती है, लेकिन उनको दर्द नहीं हो रहा, आपको क्यों हो रहा है? दर्द वो परेशानी हम परेशान हैं। यहाँ तो धोखा हो रहा है, यहाँ जब बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ, बड़ी सहानुभूति हो रही है आपको। वहाँ नीतीश जी को दर्द नहीं है, आपको ज्यादा दर्द हो रहा है। स्पष्ट शब्दों में नीतीश जी को नहीं चाहिए, आपको दिलवानी हो उनको मिनिस्ट्री की जमाने। नीतीश जी को दर्द नहीं हो रहा, आशुतोष जी को ज्यादा दर्द हो रहा है। चलिए हो सकता है कल को आरजेडी के साथ चलेगा। संबित आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो? उसके बाद में प्रोफेसर बद्री नारायण आपके पास आए। आप लगता है कि उनके राजनीतिक सलाहकार हैं उनको ज्यादा परेशानी हो रही है जेडीयू को मंत्रिमंडल में ना मिलने से। प्रशांत आपके सलाह पर नीतीश कदम उठाएंगे? ठीक सर। आपके मैंने क्या बताया? आप राजनीतिक सलाहकार हैं उनके क्या, नीतीश जी के? नहीं, नीतीश मौका दे रहे हैं ना इनको। सलाहकार है नहीं जो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। ना जेडीयू की इफ्तार में बीजेपी जा रही है, ना बीजेपी सुशील कुमार मोदी की इफ्तार में बीजेपी जा रही है। मौका दे रहे हैं ना। भरा बोला तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं, गिरिराज सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं नीतीश। अमन भाई गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, नीतीश दिखावा कर रहे हैं इफ्तार का। अमन भाई एक ही दिन बीजेपी और जेडीयू दोनों का इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और इफ्तार पार्टी का जो स्थान था वो काफी दूरी पर। दिखावा कर रहे हैं इफ्तार। जेडीयू का इफ्तार पार्टी ने नीतीश दिखावा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं नीतीश दिखावा कर रहे हैं। संबित आ रहा हूं, 1 मिनट। गिरिराज सिंह कह रहे हैं नीतीश दिखावा कर रहे हैं। ट्वीट पढ़ा नहीं आपने? पढ़ के बताऊं आपको। देखिए अमन भाई जी। मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं, लेकिन गिरिराज सिंह जी को मैं जरूर नसीहत देना चाहता हूं कि चुनाव के पूर्व और बेगूसराय से लड़ने के पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको काफी मान मनोवल किया, उनका काफी उनके बारे में बहुत सारे वक्तव्य दिए गए, तब गिरिराज सिंह तैयार हुए और तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अन्य मार्ग में जाकर के मुलाकात किया और टेलीफोन पर 10 बार मुख्यमंत्री जी से समय देने के लिए आग्रह किया। मुख्यमंत्री जी ने उनके क्षेत्र में जाकर के एनडीए के पक्ष में वहां चुनावी सभा की और गिरिराज सिंह जी को चुनाव में विजयश्री हासिल हुआ। गिरिराज सिंह जी को यह नहीं भूलना चाहिए, हमारे पुरखे ने हमें जो विरासत में दिया है, गंगा जमुनी तहजीब का जो हमें जो एक परंपरा दी है, उस परंपरा का पालन सबको करना चाहिए। नीतीश कुमार जी टीका भी लगाते हैं, नीतीश कुमार जी इफ्तार भी देते हैं, नीतीश कुमार जी छठ व्रत भी उतना ही शिद्दत से मनाते हैं जितना शिद्दत से ईद में जाते हैं। इसलिए हम ऐसे सभी वक्तव्यों की निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि ऐसे समाज बांटने वाले लोगों पर अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। भाजपा के नेता तो कहते हैं कि वो ईद नहीं मनाते। ठीक संबित समाज बांटने वाले गिरिराज सिंह क्या बोल गए जी? संबित नहीं कोई बात नहीं। देखिए, मुझे याद है कि 2019 के चुनाव से लगभग 1 साल पहले इसी प्रकार की एक स्थिति हुई थी। गिरिराज जी शायद कुछ लोगों से मिलने जेल गए थे, तो उस विषय को लेकर बहुत टीका टिप्पणी हुई थी। यहां तक बात आ गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हमसे पूछा जाता था कि क्या आप दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है। सुबह टीवी ऑन करो तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के प्रवक्ता से यही पूछा जाता है, बताओ तुम बड़े हो या वो बड़ा है, बताओ बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, मिलकर चुनाव लड़े ना दोनों। अच्छा, वैसे अभी कौन होगा बिहार विधानसभा चुनाव में? शादी होती है, बहुत सारे रिश्तेदार। कौन होगा वैसे, बीजेपी या जेडीयू? मैं बड़ा भाई छोटा भाई, इसका उत्तर में जी। देखिए, बड़ा भाई एक ही होता है और बड़ा भाई जनता होती है, बाकी सब छोटे भाई होते हैं। जिस राजनेता ने सोच लिया कि वो बड़ा भाई होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जनता ही बड़ा भाई, जनता ही माई बाप होती है, सब कुछ जनता होती है। नीतीश बिग ब्रदर नहीं, बिग ब्रदर जनता है। नीतीश जी से भी पूछिए, वो भी यही कहेंगे। नहीं, माई बाप जनता है भैया, बिग ब्रदर क्या है? जनता माई बाप है, वो जनार्दन है, वो भगवान है, वो मंदिर है, वही है सब कुछ। सीटें प्रदान की है, वही जनता ने बिहार में 39 सीटें दी है एनडीए को। अब मैं
हाँ, कोई वही नहीं। जनता ने बिहार में देखिए, हम 39 सब सीटें भाई दी भाई हैं हैं। जी, जी, जी। और एनडीए जनता को, ही माई बाप है, इसलिए इसलिए भ्रम भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, जेडीयू के साथी हैं आपके। तो जनता ही सब कुछ है। और देखिए, घर में शादी होती है ना, तो कभी कभी वो होता है ना, जेठानी नाराज हो जाती है, देवरानी नाराज होती, उसकी साड़ी ज्यादा अच्छी थी, उसकी साड़ी का बॉर्डर ज्यादा अच्छा है, हो सकता है मायावती भी ऐसे ही नाराज हुई जाता है। अरे मायावती भी ऐसे ही नाराज हुई होंगी संबित। रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तो कहते हैं कि फिर से साइकिल पे हाथी बैठ जाए, हमें क्या आपत्ति है। दो अच्छे लड़के बैठे थे साइकिल पे, अब देखिए क्या हुआ साइकिल का हश्र। फिर अब साइकिल का दोनों टायर निकल गया है क्योंकि हाथी बैठा था इतने दिन तक। देखिए, मैं एक बड़ी बात कहता हूं, अंत करूंगा अपनी बात के साथ। इस पूरे चुनाव में आपने एक व्यक्ति को देखा, मुलायम सिंह यादव जी ने। मुलायम सिंह यादव जी ने जब ये लोकसभा डिसॉल्व हो रहा था तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कहा था फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये सब लोग फिर से चुन के आ जाएंगे। देखिए, वो व्यक्ति जो आज बूढ़ा हो चला है, उसने कई शरत देखे हैं, वो व्यक्ति जानता है हकीकत क्या है। उस व्यक्ति ने कई बार पब्लिकली अखिलेश यादव को कहा कि अरे भैया, तू नंबर 2 है, नंबर 3 बनने के जल्दीबाजी में क्यों है, तू ये गठबंधन ना कर, 10 बार कहा। मगर देखिए, बेटे ने अपने पिता से नहीं सीखा, नंबर 2 पोजीशन पे थे, किसी भी कीमत पर दोनों टायर अपने हाथों से निकालकर गड्ढे में फेंका और आज नंबर 3 बन गया है। इसलिए कभी-कभी कहा जाता है बड़े बूढ़ों का बात भी मान लेना चाहिए। आपके यहाँ तो इस उम्र में मुखदर्शक मंडल में बैठा देते हैं लोगों को। उस पे नहीं जा रहे, देखिए ना प्रोफेसर बद्री नारायण और सुधीर मिश्रा, उस पे नहीं जाएंगे अब। प्रोफेसर बद्री नारायण, लेकिन सबसे बड़े लूजर तो अखिलेश यादव साबित हुए, जिसका जिक्र पिता को भी नाराज किया, चाचा को भी नाराज किया, परिवार को नाराज किया, पत्नी चुनाव हार गई, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव चुनाव हार गए, सब छूट गए। मायावती साथ थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल अमन, इस पूरे अलायंस पॉलिटिक्स जो उत्तर प्रदेश में हुई है जी, उसमें सबसे बड़े लूजर अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव दो तरह से लूजर हैं। एक तो उन्होंने इमोशन के लेवल पे भी मायावती को बहुत सम्मान दिया, हालांकि मायावती ने यह कहा है कि हमारे पारिवारिक संबंध उनसे बने रहेंगे और उनके सम्मान का मैं इज्जत करती हूं, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत प्रैक्टिकली, पॉलिटिक्स के बारे में दिल से नहीं दिमाग से सोचने की बात है। और मायावती इस मामले में बहुत खड़ी निगोशिएटर हैं। एक वो गणित में सोचती हैं, एक इस काम के लिए हुआ मिले और ये काम पूरा नहीं हुआ तो हमने कहा हम आपके साथ छोड़ देंगे। वो कभी केमिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप पर विश्वास नहीं करती हैं। और अखिलेश एक इमोशन के आधार पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो उनकी बड़ी गलती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत कड़े हृदय से डिसीजन लेने होते हैं और वो उन्होंने नहीं किया। एक ट्वीट में पढ़ देता हूं, जहां उनको इमोशन का अदब करना चाहिए था, जहां करना चाहिए था वहां उन्होंने नहीं, वहां जैसे शिवपाल के साथ जो रिश्ते थे, शिवपाल के साथ रिश्ते को उनको इमोशनल लेवल पे उन्होंने ट्वीट किया, बड़ा दिलचस्प, सुधीर मिश्रा। तो जहां इमोशन की जरूरत थी वहां नहीं किया, और जहां इमोशन की जरूरत थे जी उन्होंने एक ट्वीट किया कि बहन जी ने किए एक तीर से कई शिकार। यादव परिवार को अपने आगे सामने नतमस्तक किया, साथ ही यादव परिवार की बहू को अपने पैरों पर झुकाकर गेस्ट हाउस कांड में हुई बेइज्जती का बदला लिया, यादव परिवार की राजनीतिक विरासत को कमजोर किया और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को मजबूत किया। ये है मायावती, यही सब किया मेरे ख्याल से, एक तीर से कई निशाने साधे मायावती ने। सुधीर मिश्रा नहीं देखिए कोई हुई बहुजन समाज पार्टी की अगर राजनीति की बात करें या मायावती जी की राजनीति की बात करें, जमीन कोई बहुत हमेशा से हुआ राजनीति में देखने को बीजेपी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ भी। सुधीर मिश्रा जी सुधीर मिश्रा बोलिए। सुधीर पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन हुआ उस वक्त भी, जी हाँ, पहले जब बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था उसमें भी गेनर मायावती ही थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, उसमें भी गेनर मायावती ही है। जब भी गठबंधन करती हैं हमेशा वही फायदे में रहती है, ये बात दूसरे दलों को समझनी चाहिए और इसमें उनको ये बात समझ में आनी चाहिए की वजह से जो नुकसान हुआ है अखिलेश को, वो पीछे इतिहास को देखना चाहिए, पहले इतिहास देखा जाना चाहिए। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।